हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यूजीसी नेट का तो नेट की तैयारी के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तो अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके साथ साथ ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है जो जनरल स्टडीज के लिए है। ठीक है, वो यूजीसी नेट के लिए नहीं है, वो सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए है या उन बच्चों के लिए है जो ज्योग्राफी के जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक चीजें हैं वो पढ़ना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ दिनों का हमारा गैप हो गया। अभी तक का एक ही लेक्चर मैंने उसमें लिया था हमारी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, तो आज मैं सेकंड लेक्चर ले रही हूँ और अब से लगातार रेगुलर लेक्चर होंगे उसके भी, ज्योग्राफी के भी। तो जो आज की वीडियो है हमारी पृथ्वी का हमने कंप्लीट कर लिया था, वो पूरी वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो हमारी है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे महत्वपूर्ण, इससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आइए चलिए वो सब देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का वास्तविक रूप है, वास्तविक और छोटा रूप है। ठीक है, कि पृथ्वी का जो छोटा और वास्तविक रूप है उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्लोब कहा जाता है। ठीक, आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में सबने, लगभग सबने देखा ही होगा कि जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहां पर एक गोल से आकार का, ऐसे ऐसे जो मैंने ये आकृति बनाई हुई है, इस तरह का एक संरचना होती है, वो पृथ्वी का वास्तविक रूप होता है। बस पृथ्वी का वो छोटा रूप होता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी का छोटा रूप बना दिया गया है, जिसे कि ग्लोब कहा जाता है। अब ग्लोब में हम कुछ चीजें देखेंगे। जैसे देखिए, अक्ष क्या होता है? ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं? तो एक मान्यता यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है, और इस झुकी हुई अवस्था में जो उसका सबसे सेंट्रल बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है, जिस बिंदु पर वो मुख्य रूप से टिकी हुई है, या जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब में हम देखते हैं कि इस तरह की एक संरचना होती है। यहाँ ये जो मुख्य बिंदु होता है ग्लोब का, इसे कहा जाता है अक्ष। ठीक, तो जिस स्थान से हमें ये लगता है कि पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में है, उस स्थान को हम कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, ये क्या होगा? ये पृथ्वी का अक्ष होगा, जहां से हमें लगेगा कि पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, जिस स्थान पर पृथ्वी थोड़ी झुकी हुई अवस्था में है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, अक्ष। ठीक, अक्षांश रेखाएं, पहले मैं मोटा मोटा आपको बता दे रही हूँ कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाएं वो है जो हमारी पृथ्वी पर हमें पड़ी हुई अवस्था में दिखाई देती है। ठीक है, पड़ी हुई अवस्था में जो रेखाएं होंगी वो होंगी अक्षांश रेखाएं। जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब पे भी हमें दिखाई देती है कि पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर इस तरीके से लेटी हुई या पड़ी हुई अवस्था में कुछ रेखाएं होती है, इन रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या होंगी कि कुछ रेखाएं हमारी पृथ्वी पर ऐसे खड़ी हुई अवस्था में होती है। ठीक है, खड़ी हुई अवस्था में जो रेखाएं होंगी, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश पड़ी हुई रेखाएं और देशांतर जो पृथ्वी पर खड़ी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, इन रेखाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? इन रेखाओं का प्रयोग पृथ्वी पर स्थिति बताने के लिए, जगहों की स्थिति बताने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। Okay. अब देखें, हम जो हमारे पास जो महत्वपूर्ण, जो पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, उन अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ड्राइंग थोड़ी मेरी खराब है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी पर कुछ रेखाएं मान ली गई है, वो सच्चाई में, वास्तविक रूप में वो नहीं है, लेकिन उन रेखाओं को मान लिया गया है। जैसे पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा मानी गई है। ठीक है, इस रेखा को नाम दिया गया है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, इसका मान कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश ये मानी गई है। नाम इसका क्या है? विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत या भूमध्य रेखा। ठीक है, जो पृथ्वी के बीचों बीच से है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो रेखा कौन सी है? विषुवत या भूमध्य रेखा है। जो विषुवत रेखा से ऊपर का भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, और जो विषुवत रेखा से नीचे का भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, जो सेंटर का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को कहते हैं हम दक्षिणी ध्रुव,
और जो सेंटर का ऊपर वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव, ठीक है। मैं पहले आपको समझा रही हूँ, इनके बारे में जो बाकी डिटेल है वो फिर बाद में आपको बता दूंगी। पृथ्वी को जो विषुवत रेखा है वो दो बराबर भागों में बांटती है। जो ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है विषुवत रेखा से। और जो हमारे सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में जो विषुवत रेखा से ऊपर वाला भाग है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो विषुवत रेखा से नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। अब देखिए जो ये रेखा है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर एक मुख्य रेखा है कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ठीक है। और ये कितने अक्षांश पे है? 23.5 डिग्री अक्षांश पे, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ लिखना इन रेखाओं के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद विषुवत रेखा से जो नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में एक मुख्य रेखा है मकर रेखा। इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री और यहाँ साउथ। अब देखिए नॉर्थ और साउथ लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर 23.5 डिग्री हमने लिख दिया तो 23.5 डिग्री नॉर्थ भी है, 23.5 डिग्री साउथ भी है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ कर्क रेखा की बात हो रही है या मकर रेखा की बात हो रही है। इसलिए जो ये डिग्री होंगी, जो ये मान होंगे, इन मान के साथ साथ में NS नॉर्थ और साउथ लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। फिर एक और रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, एक और रेखा है जिसे कहते हैं आर्कटिक रेखा। इसका मान क्या है? इसका मान 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ इसका मान है। फिर साउथ में आएगी अंटार्कटिक, जिसका मान कितना है? 66.5 डिग्री साउथ। जो ये दक्षिणी ध्रुव है इनका मान कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे और 90 डिग्री यहाँ पे। अब देखिए ये मान हमने कैसे लिया है, ये मान मानने के क्या कारण है, या ये मान हमने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है। कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि इसे 90 डिग्री क्यों कहा गया है, 90 डिग्री नॉर्थ क्यों कहा गया है, यहाँ पर कोई और मान क्यों नहीं है। इसे 90 डिग्री साउथ क्यों कहा गया है, यहाँ पर कोई और मान क्यों नहीं है। ये 66.5 डिग्री क्या है, ठीक है। 66.5 डिग्री क्या है? अंटार्कटिक रेखा को 66.5 डिग्री क्यों कहा गया है, या आर्कटिक रेखा को 66.5 डिग्री नॉर्थ क्यों कहा गया है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी जो विषुवत रेखा है, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से हम जब विषुवत रेखा के बीच में जाते हैं, कर्क रेखा के बीच में जाते हैं, विषुवत रेखा से कर्क रेखा तक जाते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो कोण बनेगा, विषुवत रेखा से कर्क रेखा के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण 23.5 डिग्री का होगा। मतलब ध्यान से आप लोग ये चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारी 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री हमने लिया हुआ है, सेंटर पर रहता है 0 डिग्री लिया हुआ है। अब इस 0 डिग्री से जब हम कर्क रेखा तक जाएंगे, ठीक है, कर्क रेखा तक जाकर जब हम ये यहाँ से सेंटर से किनारे तक का कोण बनाएंगे तो ये कोण यहाँ पर और यहाँ पर 23.5 डिग्री का कोण बनेगा, और इसलिए इसका जो मान है, इसका मान 23.5 डिग्री नॉर्थ रखा गया है। उसी तरह जब हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में जब हम मान लीजिए हम दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक जा रहे हैं तो मकर रेखा का जो मान है वो हमारे पास कितना है? 23.5 डिग्री साउथ है। ये 23.5 डिग्री साउथ क्यों है? क्योंकि जब हम भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक जाएंगे, ठीक है, मकर रेखा सेंटर पॉइंट से इसके बाहरी बिंदु तक जाएंगे और एक कोण बनाएंगे तो ये कोण कितने का बनेगा? ये कोण 23.5 डिग्री का बनेगा, और इसलिए इसका मान क्या रखा गया? 23.5 डिग्री। और क्योंकि ये साउथ में है, दक्षिण में है, तो 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इसके बाद फिर जो हमारी दूसरी रेखा है आर्कटिक रेखा, जो 66.5 डिग्री पर है, इसे हम देख लेते हैं कि अगर हम भूमध्य रेखा के सेंटर पॉइंट से आर्कटिक रेखा तक जाते हैं, ठीक है, आर्कटिक रेखा तक जाएंगे तो इसके जो बीच का कोण है, जो बीच यहाँ पर बीच का कोण है इसका, वो कोण कितना बनेगा? वो कोण बनेगा, इसके जो बीच का कोण है ये कोण 66.5 डिग्री का बनेगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? 66.5 डिग्री नॉर्थ नाम दिया गया है। उत्तर में है इसलिए नॉर्थ नाम दिया गया है, ठीक। अगर हम इसी तरीके से दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में क्या होगा कि दक्षिण में अंटार्कटिक रेखा तक हम जा रहे हैं, अंटार्कटिक रेखा तक जा रहे हैं तो यहाँ पर जो बीच का कोण बनेगा भूमध्य रेखा के 0 पॉइंट से बीच का तो जो कोण बनेगा वो कोण बनेगा अंटार्कटिक रेखा तक 66.5 डिग्री का, और क्योंकि ये साउथ में है तो ये क्या कहलाएगा? 66.5 डिग्री साउथ कहलाएगा, ठीक है।
यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अंटार्कटिक, आर्कटिक और कर्क और मकर रेखा का जो मान है वो मान क्यों लिया गया है? वो मान इसीलिए लिया गया है कि जब हम भूमध्य रेखा के सेंट्रल पॉइंट से अंटार्कटिक रेखा तक जाते हैं या आर्कटिक रेखा तक जाते हैं तो जो हमारा कोण है वो कोण 66.5 डिग्री का बनता है और इसलिए इन रेखाओं को 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ मान दिया गया है। अब देखिए जो सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल ऊपरी पॉइंट है, उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको 90 डिग्री क्यों नाम दिया गया है? ये हमारा सेंटर पॉइंट है विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सेंटर पॉइंट है और इस पॉइंट से जब हम यहां तक जाएंगे ऊपर तक, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूं, जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो हमारा कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आप देख सकते हो 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी के कारण जो यहाँ उत्तरी ध्रुव, जो ऊपरी ध्रुव है, ऊपरी ध्रुव को 90 डिग्री मान दिया गया, क्योंकि अगर इधर से 90 डिग्री कोण बन रहा है तो यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इस तरफ से कोण बन रहा है। अगर हम पृथ्वी के 4 भाग करेंगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये 4 भाग हैं, चारों भागों में पृथ्वी का जो कोण है कितने कितने 90 डिग्री के बन रहे हैं और 90 डिग्री को अगर 9 को हम 4 से गुणा करते हो तो क्या आता है? 36 आएगा, 9 चौक 36, तो 90 × 4 = 360, ठीक है। जो पूरी पृथ्वी का जो ये एरिया है ये हम कितने में रखते हैं? 360 डिग्री में रखते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक है, कोई ऐसा इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो नॉर्मल बच्चों को समझ ना आ सके। विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो हमारा जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण बनता है और क्योंकि ये फिर पृथ्वी को 4 बराबर भागों में बांट दे, अगर हम बांट दे तो 4 बराबर भागों में बांट के, सेंटर से बांट के क्या होगा, 4 भाग में हमारे पास 90 डिग्री का कोण आ जाएगा और यही 9 चौक 36 जो हमारे पास मान आ जाता है वो कितना आ जाता है? 360 आ जाता है। ये आगे जब हम समय की गणना करेंगे तब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ तक जो ये रेखाएं आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देती हूँ मैं आपको। पृथ्वी पर हमारी अक्षांश रेखाएं जो हैं, उन अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है, ठीक है, उसे एक अक्षांश में मापा जाता है और एक अक्षांश का मान कितना होता है? 111 किलोमीटर। ये हमें याद रखना है। जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है, ठीक। नंबर 1 पॉइंट हो गया, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होगी, ये याद रखना है हमें, ठीक। और अक्षांश रेखाएं सिर्फ ये 5 रेखाएं नहीं है, काफी सारी अक्षांश रेखाएं हैं। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो मैं बताती हूँ अभी आपको। पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश हैं वो है 181 कुल अक्षांश है 181, कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि कुल अक्षांश तो 181 है, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। ये क्यों है? क्योंकि देखिए जो ये ध्रुव है यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये रेखाएं नहीं है, ठीक है। ये रेखाएं नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट है और इसीलिए इन्हें कितना माना गया है? इन्हें 179 माना गया है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। अक्षांशीय वृत्त कितने हैं? ये भी 179 ही है। वृत्त क्या होंगे कि देखिए जैसे ये अक्षांश रेखाएं हैं, पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, जो रेखा यहाँ है वही रेखा पृथ्वी के पीछे भी है, ठीक है। अगर हम ये रेखा हमने खींची है, ठीक है, इस रेखा को पीछे भी ले जाकर और इस भाग को काट दे तो वो क्या होगा? वो अक्षांशीय वृत्त होगा। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, अगर मार्कर के बीच में मैंने ऐसे एक रेखा खींच दी, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक रेखा खींच दी मार्कर के साथ में और ये भाग मैंने ऊपर उठा दिया, जिस भाग पर रेखा खींची है वही भाग मैंने ऊपर उठा दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो अक्षांशीय वृत्त कहलाएगा मेरा, ठीक। कि ये मेरा मार्कर है, इस मार्कर पर मैंने एक लाइन खींची, ऐसे एक लाइन खींच दी, ये यहाँ पर लाइन हो गई और इस लाइन से ऊपर मैंने उठा दिया, ठीक है, वृत्त को, जो वृत्त बना उस वृत्त को इस लाइन से ऊपर उठा दिया, तो वो क्या कहलाएंगे? वो अक्षांशीय वृत्त कहलाएंगे। तो पृथ्वी पर जो अक्षांशीय वृत्त है वो कितने हैं? 179 है। याद रखना है। क्यों? क्योंकि ध्रुवों पर सिर्फ हमारे पास पॉइंट है। तो ये तो थी हमारे पास क्या? अक्षांश रेखाएं।
अब हम देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है कि एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये दूरी, इस दूरी को डिग्री में 1 डिग्री माना जाता है। और 1 डिग्री क्या होगी, 111.2 किलोमीटर के लगभग। ठीक है, लगभग 111.2 किलोमीटर 1 डिग्री, जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होगी। ठीक, अब आता है ताप कटिबंध। ये सारी चीजें बेसिक हैं। अगर ये बेसिक चीजें आ गई समझ में तो ज्योग्राफी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती है। लेकिन अगर यही चीजें नहीं पता होती है तो ज्योग्राफी सर के ऊपर से गुजर जाती है, कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या शब्द यूज हुआ हुआ क्या नहीं। अब देखिए, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ 23.5 डिग्री साउथ जो इसके बीच का भाग है, ठीक, उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। जो ये हमारे ताप कटिबंध है, ताप कटिबंध से मतलब जो सिंपल भाषा में मतलब होता है वो होगा कि ताप के क्षेत्र कौन कौन से है, कैसा वहां ताप है, वहां का तापमान कैसा है, गर्म है, ठंडा है, मीडियम है, कैसा तापमान है वहां से। ठीक है, क्योंकि अगर हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में एकदम से देखें कि उष्ण उत्तरी शीतोष्ण ताप कटिबंध या दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध, हमें ये पता भी नहीं चलता है कि ये वर्डिंग क्या कह दी है, क्या बोल दी है, सिर के ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें कि देखें ये हमारे सेंटर में भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पे, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जो कर्क रेखा वाला भाग है और भूमध्य रेखा से दक्षिणी की तरफ जो मकर रेखा तक का भाग है। ठीक है, ये भाग कैसा है, ये गर्म भाग है इतना। ठीक है, गर्म भाग है। क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य है, सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर से, सिर के बिल्कुल ठीक ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और सीधी किरणें पड़ने के कारण वर्ष में एक बार यहाँ पर जो सूर्य होता है सभी स्थानों पर सिर के ऊपर होता है। ठीक है, पूरा सिर के ऊपर होता है सूर्य, और इसी कारण यहाँ पर गर्मी बिल्कुल तेज पड़ती है, बहुत तेज मात्रा में यहाँ गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य किरणें एकदम सीधी पड़ रही हैं। और इसीलिए जो ये एरिया है, ये क्षेत्र है, ये गर्म क्षेत्र में आता है और इस गर्म क्षेत्र को ही हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, जो ये गर्म क्षेत्र होगा यही कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। फिर जो कर्क रेखा से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ का भाग है और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ का भाग है, इन दो स्थानों पर क्या होता है, जो नॉर्थ का भाग है उत्तर, उसे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और जो साउथ का भाग है उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये इन एरिया में क्या होता है कि इन एरियाज में जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है और इसी के कारण यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम रहता है। यहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा सर्दी रहती है। ठीक है, इसीलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण शीत ठंड और उष्ण गर्मी। ठीक है, शीत ठंडा और उष्ण गर्मी। तो शीतोष्ण कटिबंध से अर्थ आप लगा लीजिए, क्षेत्र लगा लीजिए, इसे आसान भाषा में कर लीजिए कि शीतोष्ण कटिबंध या गर्म और ठंडा क्षेत्र। तो दक्षिण भाग में होगा तो दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध जो मकर रेखा से अंटार्कटिका रेखा तक जाएगा, और अगर उत्तरी भाग में होगा तो कर्क रेखा से आर्कटिक तक जाएगा। तो ये जो भाग होगा, ये भाग हमारे पास मीडियम जलवायु वाला होगा। यहाँ पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा सर्दी पड़ेगी। ठीक, फिर जो आर्कटिक रेखा से ऊपर का भाग है, ठीक है, आर्कटिक वृत्त से 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो एरिया है वो चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। ठीक, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक का जो एरिया है, चाहे वो नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो, वहां पर सूर्य कभी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सूर्य क्षितिज से ऊपर नहीं चमकता है और इसी कारण उस एरिया में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, बर्फीले क्षेत्र होते हैं वो। ठीक है, दोनों क्षेत्र बर्फीले हैं, उत्तरी भी और दक्षिणी भी, और इसीलिए इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। ठीक है, ठंड वाले क्षेत्र, शीत कटिबंध, ठंडे क्षेत्र। तो ये हमारे क्या है, ताप कटिबंध है। ताप के क्षेत्र है कि किस क्षेत्र में कैसा ताप है, गर्म है या ठंडा क्षेत्र है। तो हमें पता लग गया अब कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, 23.5 डिग्री साउथ, जो ये एरिया है, इस एरिया में सूर्य की किरणें एकदम से सीधी पड़ती है, इसी कारण यहाँ गर्मी ज्यादा होती है और इसीलिए इस एरिया को उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
फिर 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। यहाँ क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो मध्यम रहता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। उत्तर का क्षेत्र होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी क्षेत्र होगा तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। फिर थर्ड है हमारे पास शीत कटिबंध। तो अगर उत्तरी क्षेत्र है उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिणी क्षेत्र है दक्षिणी शीत कटिबंध। और शीत कटिबंध क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य दिखाई नहीं देता है और इसलिए इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में सर्दी बहुत ज्यादा होती है, बर्फ जमी रहती है हमेशा, इसलिए इन क्षेत्रों को शीत कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध से अर्थ आप कटिबंध ना लगा के अगर अपने आप को समझाना है तो कटिबंध हटा के आप क्षेत्र लगा लीजिए, ठीक है। कटिबंध हटाइए, क्षेत्र कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो ताप कटिबंध है ये पूरी ज्योग्राफी में हमारे साथ साथ चलने हैं। जलवायु में आप इन्हें देखेंगे, वनस्पति में आप देखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है समझने, इसलिए बेहतर ढंग से यहीं पे समझ लेना, पहले समझ लेना, उसके बाद आपको ज्योग्राफी में ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आता है देशांतर। देशांतर क्या रेखाएं क्या होंगी, देखिए मैं पहले आपको उदाहरण से बता देती हूँ। पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खड़ी हुई अवस्था में मान ली गई है, ठीक है, मानी गई है, काल्पनिक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खड़ी हुई अवस्था में मान ली गई हैं उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है, ठीक। खड़ी हुई अवस्था में है वो क्या होंगी, देशांतर रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं कैसी थी, अक्षांशीय रेखाएं पड़ी अवस्था में थी और देशांतर रेखाएं खड़ी अवस्था में थे। दूसरा, इसमें एक अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं में एक और क्या अंतर है कि देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं वो देशांतर सभी रेखाएं एक पॉइंट पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। वो एक पॉइंट से ही चलती हैं और दूसरे एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती है। सभी जो देशांतर रेखाएं हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे आकर मिल जाती हैं। लेकिन जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, ठीक। अक्षांशीय रेखाएं जो होंगी, अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी कि देखिए ये हमारी पृथ्वी है, एक अक्षांश रेखा ये है, इसके पीछे भी ये सेम रेखा है, फिर ये है, ये भी इसके पीछे भी सेम रेखा है, सेम जगह पर है, तो ये क्या होती है, ये मिल नहीं पाती है। अक्षांश रेखाएं हमारी ऐसे नहीं है कि या एक रेखा यहाँ से चली, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, ऐसे ऐसे करके मिल गई, ऐसे नहीं है। हमारी अक्षांश रेखाएं कभी भी आपस में नहीं मिलती है क्योंकि वो अलग अलग स्थानों से चलती है, ठीक है। उनकी जो स्थिति है वो अलग अलग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। और जो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं सभी देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से शुरू होती है और आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। अब देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग भी अक्षांश रेखाओं के साथ साथ स्थिति बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी भी स्थान की स्थिति बतानी होती है तो उसके लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है अक्षांश रेखाओं के साथ साथ। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं की जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर कितनी संख्या है, कितनी संख्या मानी गई है कि कुल रेखाएं जितनी हैं देशांतर रेखाएं, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 360। 360 डिग्री में ये सारी रेखाएं की पृथ्वी पर जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी है, 360 रेखाएं। अक्षांशीय रेखाएं कितनी थी, अक्षांशीय रेखा हमने अभी देखी थी, तो अक्षांशीय रेखाएं कितनी थी, वो 181 थी, नहीं अक्षांश 181 थे, अक्षांशीय जो रेखाएं थी रेखाएं 179 थी, ठीक है। अक्षांशीय रेखाएं 179 थी और जो देशांतर रेखाएं वो कितनी है, 360 है। इन देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है, ठीक है, अक्षांशीय रेखाओं की जो दूरी है वो कितनी थी, 111 किलोमीटर के हिसाब से हमने देखी थी, ठीक है। एक अंश बराबर 111 किलोमीटर। और इनके बीच की तो जो दूरी होती है उसे माना जाता है 1 डिग्री बराबर 1 मिनट, कि इनके बीच की जो दूरी होगी, अगर एक रेखा से हम चले और यहाँ दूसरी रेखा तक हम जा रहे हैं तो इसमें हमें लगा टाइम कितना होगा, 1 मिनट लगेगा। एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में टाइम हमें कितना लगेगा, 1 मिनट लगेगा, या 60 सेकंड, 1 मिनट को 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं थी, ठीक है, अक्षांशीय रेखाएं तो क्या थी कि वो सामने भी वही रेखा है और पीछे भी वही रेखा है, यही रेखा पृथ्वी के पीछे भी होगी। अगर कर्क रेखा यहाँ है तो अगर हम पृथ्वी के पीछे देखेंगे तो वहां भी कर्क रेखा ही होगी, ठीक है, वहां भी उसका मान कितना होगा, 23.5 डिग्री ही होगा, ठीक, जो अक्षांशीय रेखाएं। लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के साथ ऐसा नहीं है। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर
जो रेखा है वो कितनी है, 0 डिग्री देशांतर है। तो इसके पीछे जो रेखा होगी पृथ्वी के, जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री रेखा के जो पीछे रेखा होगी उसका मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, वो वही सेम रेखा नहीं होगी जो सामने की रेखा है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है। इस मार्कर पर मैंने कर्क रेखा खींच दी, कर्क रेखा ऐसे खींच दी, ठीक, आपको और पास से दिखाती हूँ। ये मार्कर है, इस पर मैंने ये कर्क रेखा खींच दी, तो ये कर्क रेखा इस पर बराबर हो गई। ठीक है, ये सामने भी वही रेखा है और ये पीछे भी वही रेखा है। ठीक, लेकिन जब हम देशांतर रेखाएं देखते हैं तो देशांतर रेखाओं में मान लीजिए ये सामने से यहाँ पर 0 डिग्री है, सामने से 0 डिग्री बिल्कुल, ठीक है। तो इसके जो ठीक पीछे रेखा होगी यहाँ पर, यहाँ 0 डिग्री, और इसके जो ठीक पीछे रेखा होगी ये रेखा 180 डिग्री की होगी। ठीक है, सेम मान नहीं होगा, और इसलिए जो देशांतर रेखाएं हैं इन रेखाओं को अर्धवृत्त रेखाएं भी कहते हैं। ये अर्धवृत्त रेखाएं हैं, ठीक है, पूरा व्रत नहीं है। पूरा व्रत होगा तो अगर यहाँ 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 डिग्री होगा। ठीक, जैसे अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं में अगर सामने से जो कर्क रेखा है उसका मान 23.5 डिग्री है तो पीछे भी उसका मान 23.5 डिग्री होगा। लेकिन अगर हम देशांतर रेखाएं देखते हैं तो देशांतर रेखाओं में अगर सामने 0 डिग्री है, सामने की रेखा का मान 0 डिग्री है तो पीछे की रेखा का मान 180 डिग्री होगा। ठीक, तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये रेखाएं कैसी हैं, अर्धवृत्त रेखाएं हैं। ठीक है, अर्धवृत्त रेखाएं हैं। और इसके बाद इसमें हमें और क्या देखना है कि दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव तक जाने पर इनकी जो बीच की दूरी है, बीच की दूरी वो घटती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, यहां से मान लीजिए अगर हम यहां से देखें तो यहां से हम चले उत्तरी ध्रुव की तरफ, बीच की दूरी कम हुई, यहां से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चले तो बीच की दूरी इनकी कम हो गई। अब देखिए ये जो रेखाएं हैं ध्रुवों पर तो ये मिल जाती हैं। ठीक, ध्रुवों पर सभी रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। फिर इन रेखाओं की जो लंबाई है, ये रेखाएं सभी रेखाएं एक समान है। ठीक है, इनकी लंबाई एक समान है, किसी की भी लंबाई कम या ज्यादा नहीं है, एक समान लंबाई की है सभी रेखाएं। अब देखें हम यहाँ देख लेते हैं कि जो देशांतर रेखा है हमारे पास मुख्य देशांतर रेखा क्यों है और उसे मुख्य देशांतर रेखा क्यों बनाया गया है। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो समय है या जो दिन रात होते हैं वो सभी जगह पर एक जैसे नहीं होते। सभी जगह पर ऐसा नहीं होता है कि अगर यहाँ इंडिया में 5 बजे हैं तो अमेरिका में भी सुबह के 5 ही बजे होंगे या शाम के 5 ही बजे होंगे। ठीक है, अगर भारत में रात के 12 बजे हैं तो जापान में भी रात के 12 बजे होंगे, ऐसा नहीं है ना। हमारी पृथ्वी, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिक्रमण और दूसरी परिभ्रमण गति। ठीक है, इन गतियों के हिसाब से पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी धुरी पर भी चक्कर लगा रही है और सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो इस जो पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है उससे हमारे यहाँ क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। ठीक, तो देखिए सभी स्थानों पर समय एक जैसा नहीं है। ठीक, तो समय की गणना कैसे की जाए, क्या कौन सा ऐसा स्थान लिया जाए जिस स्थान से जो समय है, समय की एक मानक गणना हम ले लें और उस हिसाब के से, उस स्थान के हिसाब से प्रत्येक देश में समय को तय किया जा सके। किसी देश का जो मानक समय है वो मानक समय क्या होगा, ठीक है, किस तरीके से ये डिवाइड होगा। तो देखिए इस बारे में जो मुख्य निर्णय लिया गया विद्वानों द्वारा, ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच, और वहां पर रॉयल लेबोरेटरी या रॉयल वेधशाला है एक। ठीक है, रॉयल वेधशाला है। इस वेधशाला से जो रेखा गुजरती है, ग्रीनविच नामक स्थान से जो रेखा गुजरती है, जो देशांतर रेखा गुजरती है, उसका मान 0 डिग्री मान लिया गया। ठीक है, कि जो ये रेखा है ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा पर जो समय है, ठीक है, उस समय को 0 मान लिया गया। ठीक, अब जब हम ग्रीनविच रेखा से पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, पूर्वी दिशा में जो स्थान होंगे उनका समय ग्रीनविच रेखा से आगे रहेगा और जो पश्चिम की तरफ के भाग होंगे उनका समय ग्रीनविच रेखा से पीछे रहेगा। ग्रीनविच रेखा समय आगे पूर्व की ओर, ग्रीनविच रेखा पश्चिम की ओर, समय पीछे। इसे हम देखें कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी पर जापान है, यहाँ भारत है, यहाँ ब्रिटेन है और यहाँ अमेरिका है। ठीक है, ये ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन, अमेरिका, ये भारत
और ये जापान। जापान को क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूरज सबसे पहले वहीं पे चमकता है। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी हमें पता है कि वो अपनी अक्ष पर घूम रही है, परिभ्रमण कर रही है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज है, चलो मैं यही मान लेती हूँ, ये सूरज है, मेरा हाथ सूरज है और ये पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर इस तरीके से लगा रही है कि वो अपनी धुरी पर भी घूम रही है, ठीक है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है वो, और सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगा रही है, ठीक। तो जो वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये तो हो गया परिक्रमण, क्योंकि वो परिक्रमा कर रही है सूरज की। और जो वो अपनी धुरी पर घूम रही है लगातार, ठीक है, तो ये क्या हो गया? परिभ्रमण हो गया। अब देखिए, जब वो लगातार अपनी धुरी पर पृथ्वी घूम रही है, तो जो सूरज के सबसे पहले सामने स्थान आएगा वहां दिन सबसे पहले होगा, ठीक है, सवेरा सबसे पहले होगा। तो मान लीजिए पृथ्वी जब घूमी तो घूमते टाइम जापान सबसे पहले सामने आया, तो यहाँ दिन सबसे पहले हुआ। फिर भारत का एरिया आया सूरज के सामने, तो यहाँ दिन होगा। फिर उसके बाद, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने मैप देखा होगा, तो आपको पता होगा कि भारत और ब्रिटेन की स्थिति कुछ इसी तरह की है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है पर इसी तरीके से है कि जापान यहाँ आएगा, ये भारत आएगा, ब्रिटेन आएगा, ये अमेरिका आएगा। सबसे पहले जापान में दिन हुआ, सुबह हुई, फिर भारत में सुबह होगी। क्यों? क्योंकि जापान के बाद जो भारत का एरिया, भारत का क्षेत्र है, वो सूरज के सामने आया, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। भारत के बाद फिर कौन सा क्षेत्र आएगा? ब्रिटेन आएगा, ब्रिटेन सूरज के सामने आया, और ब्रिटेन के बाद फिर कौन आएगा? अमेरिका आएगा। अब देखिए, जब सूरज भारत में ब्रिटेन से पहले निकल गया है, ठीक, सूरज भारत में ब्रिटेन से पहले निकला, तो यहाँ का जो समय होगा ब्रिटेन के समय से आगे होगा, ठीक। उसके बाद फिर ब्रिटेन में दिन हुआ, दिन होने के बाद ब्रिटेन के बाद फिर जो अमेरिका का भाग है वो सूरज के पास आया, वो सूरज के सामने आया। तो जो अमेरिका में दिन होगा वो ब्रिटेन के बाद होगा, अमेरिका में जो सुबह होगी वो ब्रिटेन की सुबह के बाद होगी, ओके। तो यहाँ पे जो अमेरिका की सुबह होगी वो ब्रिटेन की सुबह के बाद होगी, क्योंकि तो इसीलिए जो अमेरिका का टाइम होगा, अमेरिका का समय जोन होगा, वो ब्रिटेन से पीछे होगा। और क्योंकि भारत में सुबह जल्दी हो गई है, पहले हो गई है ब्रिटेन से पहले, तो भारत का जो समय होगा वो ब्रिटेन के समय से आगे होगा, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल आसान वे में मैंने समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो देखिए, ऐसे ही जो हमारी 0 डिग्री देशांतर है, ग्रीनविच रेखा भी इसको बोलते हैं, मुख्य याम्योत्तर भी इसको कहा जाता है, ठीक है, मुख्य याम्योत्तर भी कहा जाता है। तो ये रेखा, इस रेखा के अनुसार क्या होता है कि जो इसके पूर्व के भाग होंगे, ग्रीनविच रेखा से जो पूर्व के क्षेत्र होंगे वहां समय इससे आगे होगा, और ग्रीनविच रेखा से जो पश्चिम के क्षेत्र होगा वहां समय इससे पीछे होगा, ठीक। ये थी हमारी ग्रीनविच रेखा। अब देखिए, हमने ग्रीनविच रेखा के बारे में देख लिया, और कोई पॉइंट इसमें छूट तो नहीं रहा? अगर कोई पॉइंट छूट रहा होगा तो आप मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगी फिर बाद में, ठीक है। हाँ, एक चीज छूट रही है, देखिए जो 180 डिग्री याम्योत्तर है, याम्योत्तर 180 डिग्री याम्योत्तर, वो एक ही रेखा है, पृथ्वी पर एक ही रेखा है, ठीक है, वो 2 रेखाएं नहीं है। 180 डिग्री याम्योत्तर ये पूरब का भी याम्योत्तर है और ये पश्चिम का भी याम्योत्तर है, कि मतलब जो ये 180 डिग्री याम्योत्तर है, इसकी जो गणना की जाएगी वो पूरब में भी वही रहेगी और पश्चिम में भी वही रहेगी। पश्चिम से भी 180 डिग्री याम्योत्तर यही है, और पूरब से भी 180 डिग्री याम्योत्तर यही है, ये 2 रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा देशांतर भी हो गया। अब क्या रहता है? समय की गणना। देशांतर रेखाओं के माध्यम से समय की गणना कैसे करते हैं, ठीक है। इन रेखाओं के माध्यम से समय की गणना कैसे की जाती है? तो देखिए, समय की गणना में जो मुख्य रूप से जो भूमिका निभाते हैं, पृथ्वी, चंद्रमा प्लस ग्रहों की गति, ठीक है। ये सभी चीजें जो है ये समय की गणना करने में मुख्य भूमिका निभाती है। और इस समय की जो पहचान हम एक तरह से करते हैं, गणना करते हैं, वो पहचान हम सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई, समय की गणना कैसे की जाएगी? कुछ चीजें आप पहले देख लीजिए। हमने देखा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 360 डिग्री है, ठीक। अक्षांश रेखाओं का जो हमने मान देखा था 90 डिग्री का, हमने 4
4 भाग किए थे पृथ्वी के, वो मान हमने देखा था वो कितना था 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर देशांतर रेखाओं के, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, रेखाओं के बीच की दूरी का मान हमने कितना देखा था, 1 मिनट में देखा था कि अगर 2 देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी है तो वो दूरी तय करने में हमें कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगी। ठीक, तो चलिए इसी हिसाब से हम देखते हैं अपने समय की गणना। समय की गणना कैसे करनी है, हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने परिभ्रमण जो कर रही है, अपने अक्ष पर जो घूम रही है, वो कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में। परिभ्रमण, ये है पृथ्वी का परिभ्रमण। जो दिन और रात होते हैं वो परिभ्रमण है, और जो परिक्रमण है ये भी आप देख लीजिए। परिक्रमण के कारण क्या होता है, साल, पूरा 1 साल, 1 वर्ष। यानी कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करती है, 1 वर्ष में पूरा करती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी देर में घूमती है, वो 24 घंटे में घूमती है। तो देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी जब परिभ्रमण कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, तो वो कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है। ठीक, अब देखिए ये 24 घंटे हैं, अब इस 24 घंटे में कितने डिग्री वो घूम रही है, 360 डिग्री। 360 डिग्री यहाँ हमने देखा है 360 डिग्री। ठीक है, ये भी मान 360 डिग्री आ रहा है, ये भी मान 360 डिग्री आ रहा है, तो वो 24 घंटे में कितने डिग्री पे घूम रही है, 360 डिग्री पे घूम रही है। ठीक है, अब देखिए अगर हमें 24 घंटे में से मान निकालना हो कि ठीक है पृथ्वी 24 घंटे में तो 360 डिग्री पे घूम रही है, 1 घंटे में कितने डिग्री पे घूमेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मान देखना हो कि जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो 1 घंटे में कितने डिग्री पर घूम पाएगी। ठीक है, कितने डिग्री पर घूमेगी, तो ये मान हम कैसे निकालेंगे, 24 घंटे हैं तो 24 घंटे को हमें कितना करना है, 1 करना, तो 24 से, और हमें देखना है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री पर घूमेगी। तो हमें क्या करना है, 360 को भाग देना है, 24 से 360 को हम भाग देंगे, हमारे पास कितना मान आएगा, 24 ही कम 24 2 1 0। ठीक है, 24 पंजे 120। ठीक, तो ये जो 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री मान हमारे पास कितने में आ गया, 1 घंटे में। क्योंकि 24 से हमने क्या किया है, 360 को डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पर 360 को डिवाइड करने में जो डिग्री है, जो अंश है, वो कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, और घंटे कितने आ गए, 1 घंटा आ गया। ठीक है, पृथ्वी जो है 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। देखिए मैं फिर समझा रही हूँ कि हमें ये देखना है कि पृथ्वी जो अपनी परिक्रमा जो है, अपनी परिक्रमा जो परिभ्रमण है, परिभ्रमण कितनी देर में पूरी कर रही है, हम यहाँ समय की गणना के बारे में देख रहे हैं। पृथ्वी परिभ्रमण कितनी देर में कर रही है, 24 घंटे में एक चक्कर घूम रही है। 24 घंटे में वो कितने डिग्री घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है, अब हमें देखना है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी। जब 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूमी है, तो 1 घंटे में वो कितनी देर में कितनी दूरी घूमेगी। ठीक है, कितने अंश घूमेगी। ये 1 घंटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से 360 को भाग देना पड़ेगा। भाग देने के पास हमारे पास कितनी संख्या आ गई, 15 डिग्री आ गई। यानी कि हमें पता चल गया जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम लेगी। यहां तक समझ आया। अब इसके बाद 24 घंटे में तो 360 डिग्री, 1 घंटे में हमारे पास कितना आ गया था, 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी। ठीक है, अब हमें निकालना है कि जो पृथ्वी है, ठीक है, 1 घंटे में तो 15 डिग्री घूम रही है। ठीक, लेकिन 1 डिग्री वो कितनी देर में घूमेगी। हमने यहाँ देख लिया कि 24 घंटे में वो 360 डिग्री घूम रही है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। अगर हमें ये निकालना हो कि 1 डिग्री वो कितनी देर में घूमेगी, ठीक है, कितने समय में घूमेगी, जो हमारी पृथ्वी है 1 डिग्री कितने समय में घूमेगी। 15 डिग्री का हमें पता चल गया, 360 डिग्री का हमें पता चल गया, 1 डिग्री कितनी देर में घूमेगी, हमें ये देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो 1 घंटा है उसे हम 60 मिनट ले सकते हैं, 60 मिनट ले सकते हैं 1 घंटे को। ठीक है, कि 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो और क्योंकि हमें यहाँ पर क्या मान निकालना है, किस चीज का मान निकालना है, डिग्री।
1 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है, कि 1 डिग्री वो कितनी देर में घूमेगी। तो हमें क्या करना है कि जो डिग्री है, यहाँ हमें समय निकालना था तो समय से भाग दिया था, यहाँ हमें डिग्री निकालनी है तो हम डिग्री से भाग देंगे। 15 डिग्री से हम भाग किसे देंगे, 60 को। तो यहाँ हम किससे भाग देंगे, 15 से भाग देंगे समय को, ठीक है, डिग्री से भाग देंगे समय को, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है। तो 15 चौक कितना हो गया, 60। यहाँ हमारे पास 4 कितने आ गए, मिनट आ गए, क्योंकि समय को भाग दिया है, ठीक है। ये 4 कितने आए, मिनट आए। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगा समय कितना होगा, 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री घूमने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ये अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी नहीं है, ये है पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगेगा, 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री पृथ्वी घूम रही है, टोटल डिग्री कितनी घूम रही है, 360 डिग्री घूम रही है, ठीक है, 360 डिग्री पृथ्वी घूम रही है। तो 1 डिग्री को घूमने में हमें कितना समय लगेगा, 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। अगर हमें किसी जगह की समय की गणना करनी है, किसी जगह के बारे में देखना है कि वहां पर क्या समय हुआ होगा, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री पर हमारे यहाँ अभी क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। दिन के मान लो या रात के मान लो, चलो दिन के मान लेते हैं कि 12 PM हो रहा है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं। तो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि ग्रीनविच रेखा से 15 डिग्री पर जो रेखा है, ठीक है, 15 डिग्री पूर्व की दिशा में जो रेखा है, ये मान लीजिए इससे 15 डिग्री की दूरी है, ठीक है। यहाँ पर क्या समय होगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ग्रीनविच पर तो हमें पता है 12 बज रहे हैं, ठीक है। 15 को हम करेंगे 4 से गुणा, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लग रहा था, 4 मिनट लग रही थी। तो 15 डिग्री का हमें ज्ञात करना है, तो 15 गुणा 4 बराबर कितना आ गया, 60 मिनट आ गई हमारे पास, 60 मिनट, ठीक है। तो 12 यहाँ बजे हुए हैं, ठीक है, 12 बजे यहाँ है। और तो यहाँ पर क्योंकि पूर्व में 15 डिग्री पूर्व हम देख रहे हैं, अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में, पूर्व का समय हमें पता है कि पूर्व का समय आगे है ग्रीनविच रेखा से। तो 12 में हम क्या करेंगे, 60 मिनट जोड़ देंगे या 1 घंटा जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो समय होगा वो समय कितना होगा, 1 बजा होगा दोपहर का, ठीक है, 1 PM हुआ होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे 15 डिग्री पूर्व दिशा में, मान लीजिए हम चल रहे हैं पश्चिम दिशा में, और यहाँ पर 15 डिग्री पश्चिम दिशा में 15 डिग्री देख रहे हैं। तो यहाँ वही क्या होगा, यहाँ हमने जोड़ा है 60 मिनट को, वहां 60 मिनट हम कम कर देंगे, 12 माइनस 1, 12 में से 1 घंटा गया, कितना बचा, 11। तो यहाँ क्या बजेगा, यहाँ सुबह के 11 बजेंगे, ठीक है, यहाँ 11 AM होगा, यहाँ 1 PM होगा ग्रीनविच रेखा से पर अगर 12 बजे है तो, ठीक है। तो समय की गणना कैसे की जाती है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अब देखिए, जो हमारा भारत है, भारत का मानक समय क्या है, जो भारत है, भारत का मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा। अब अगर हमें ये देखना हो कि ये जो समय है, ये समय ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, कितना पीछे है, ठीक है। पीछे तो नहीं होगा क्योंकि ब्रिटेन से हम पूर्व की दिशा में है, तो हमारा समय आगे होगा। तो मान लीजिए कि जो ग्रीनविच रेखा है वहां पर 12 बजे है। तो अगर हमें अपने भारत का देखना है कि भारत में क्या टाइम हुआ होगा, जो 1 घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री घूम रही, 1 घंटे में हमारे पास क्या समय आया था, क्या मानक आया था, जो पृथ्वी कितना घूम रही थी, 15 डिग्री घूम रही थी, ठीक है, 15 डिग्री घूम रही थी 1 घंटे में। तो हम क्या करेंगे, जो 15 ये डिग्री है, इस 15 डिग्री को 82.5 डिग्री से भाग देंगे हम, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि क्योंकि 1 घंटे में जो पृथ्वी है, देशांतर रेखाओं की जो पृथ्वी है अपने परिभ्रमण कर रही है, परिभ्रमण करते समय वो कितनी देर में घूम रही है, 15 डिग्री 1 घंटे में घूम रही है। तो यहाँ 15 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1 घंटा हो गया। अब हमें निकालना है कि जो भारत है, भारत का मानक समय उस समय कितना होगा। तो यहाँ देखिए 82.5 डिग्री हो गया, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, ठीक है, 75। 82 में से 75 गए, कितना बचा, 7.5 बचा। यहाँ हम 8.5 82.5 ले लेते हैं, ठीक है, 7.5 बचा। और 7.5 का मतलब हमारे पास कितना होगा, क्योंकि 15 का मतलब हमारे पास कितना था, 1 घंटा, और 1 घंटा बराबर 8 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट,
तो यहाँ जो 7.5 डिग्री है, यहाँ जो हमारे पास 7.5 बचा है, इसका मतलब क्या होगा 30 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो भारत में क्या टाइम होगा, भारत का टाइम उससे कितना आगे होगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे होगा। ठीक, 5 घंटा 30 मिनट आगे, क्योंकि भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितनी है, 82 से 1/2 या 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा है। अगर हमें अपने यहाँ का मान निकालना है ब्रिटेन की अपेक्षा, ब्रिटेन को लेकर अपने क्षेत्र का मान निकालना है, अपने देश का मान निकालना है, समय का मान निकालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो 1 घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही थी, उस 15 डिग्री से हम 82.5 डिग्री को भाग देंगे। भाग देने के बाद जो कैलकुलेशन हमारे पास आएगी, यहाँ 5 घंटे आए, यहाँ 7.5 हमारे पास बच गया है, और क्योंकि 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। ठीक है, तो 7.5 डिग्री में कितने मिनट, 7.5 में कितनी मिनट होगी, 30 मिनट। तो हमारे पास क्या मान आएगा, 5 घंटे 30 मिनट। भारत ब्रिटेन से आगे है, ग्रीनविच रेखा से आगे है। ठीक है, ये मान हमारा किसका है, ग्रीनविच रेखा से भारत का मान है। और ये आगे क्यों होगा, क्योंकि भारत पूर्वी दिशा में है ग्रीनविच रेखा से, तो इसलिए अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहे हैं तो भारत में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमारा आज का टॉपिक था वो टॉपिक खत्म हो जाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का समय की गणना भी हमने देख ली है। इसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही हो, मुझे पता है एक बार में आप समझोगे तो एक बार में समझ नहीं होगा, वीडियो को 1-2 बार देखें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं उस हिसाब से फिर आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे पृथ्वी की गतियां। ठीक है, कल का टॉपिक हमारा पृथ्वी की गतियों का होगा। तो वीडियो कैसे लगी आपको बताना, लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।